1957 में दिया है। 1956 में एक टैक्सोनॉमी आई, वर्गीकरण का सिद्धांत है जिसको कहा गया ब्लूम्स वर्गीकरण, ठीक है ना। अब बात आती है ये क्या मतलब क्या था। जैसे आपने पियाजे के सिद्धांत में पढ़ा था कि पियाजे हमारे जो है उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चे की अवस्था में परिवर्तन होता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही बीएस ब्लूम ने कहा कि अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत, यानी क्या कह रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा, ब्लूम्स ने यह कहा कि अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि प्राणी को अपने लक्ष्य को, यानी जो लक्ष्य है उसका टारगेट है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। अब वो कौन से चरण है, कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है, यानी अगर वो प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो कुछ चरण गुजारेगा, ठीक है, तभी वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। ये बीएस ब्लूम ने बताया। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है, ये बीएस ब्लूम का कथन है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है डायरेक्ट, हमें इसकी परिभाषा केवल नहीं देखनी है, हमें बस इतना क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ब्लूम का क्षेत्र है, कौन सा नहीं है। तो याद रखना है कि उद्देश्य में अगर दो ही पॉइंट याद रखने हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष है ब्लूम का। लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट याद रखो कि शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं, अनुदेशात्मक है, दूसरा है सामान्य उद्देश्य, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, इसके अंदर डीप में नहीं जाना है। क्या शिक्षा के उद्देश्य ब्लूम ने कितने दिए, तो आपका आंसर होगा 2। कौन से नहीं दिए, तो नहीं दिए होने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से दिए हैं। तो अनुदेशात्मक दिया है, दूसरा है सामान्य उद्देश्य दिया है, तो बस आपको इतना ही काफी है, ठीक है। खैर देख लेते हैं कि अनुदेशात्मक उद्देश्य में क्या है। इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है और हर बच्चे के हिसाब से प्राप्त होती है, यानी बच्चा सर्वोपरि है, बच्चे के हिसाब से प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होता है, कभी कभी प्राप्त होता है, बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक रहने का प्रस्ताव है, 0 से लेकर कहां तक, टारगेट टॉप लेवल तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले इन चीजों को जानने से पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है, जितना मैं बोलूं उतना लिखना है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लर्निंग डोमेन के सिद्धांत किसने दिए हैं, तो आपका राइट आंसर होगा बीएस ब्लूम ने, ठीक है। टैक्सोनॉमी सिद्धांत किसने दिया है, आपका राइट आंसर होगा बीएस ब्लूम ने। कब दिया, आपसे कहेगा 1956 में दिया, जो आपको मैं लिखा चुका हूं, ठीक है। अब बात आती है कि सीखने के क्षेत्र ब्लूम ने दिए, ठीक है। आप पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या सीखने के क्षेत्र ब्लूम ने दिए हैं, या निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र से नहीं आता है। तो याद रखिएगा ब्लूम ने भी दिए हैं सीखने के क्षेत्र, और भी बहुत सारे दिए हैं अधिगम के क्षेत्र, ठीक है ना। तो याद रखना है कि लर्निंग डोमेन की बात अगर आए तो सीखने के क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण सिद्धांत से रिलेट करते हैं। अब सीखने के प्रकार कितने होते हैं यहां पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि संज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम ने दिया पहला, दूसरा है भावनात्मक उद्देश्य ब्लूम ने दिया दूसरा, और तीसरा है मनोगत्यात्मक, यहां पर मनोगामक उद्देश्य या मनोगत्यात्मक उद्देश्य या फिर क्रियात्मक उद्देश्य भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, क्रियात्मक संकल्पना। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, संज्ञानात्मक उद्देश्य या संज्ञानात्मक संकल्पना, दूसरा है भावनात्मक उद्देश्य या भावनात्मक संकल्पना, तीसरा है मनोगामक उद्देश्य या क्रियात्मक संकल्पना या गत्यात्मक संकल्पना। इसके 3 नाम या 2 नाम हो सकते हैं, ठीक है। सीखने के 1 से अधिक प्रकार हैं। बेंजामिन ब्लूम 1956 के नेतृत्व में कॉलेज की एक समिति ने शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेन की पहचान करी। अब डोमेन के बारे में बीएस ब्लूम का सिद्धांत आपको हमेशा याद रखना, जैसे ही डोमेन की बात करें तो फिर क्या है, बीएस ब्लूम नाम याद आना चाहिए। कितने भैया संकल्पनात्मक पक्ष दिए, 3 दिए हैं, ठीक है। यहां से पूछता है कि संज्ञानात्मक पक्ष के कितने क्षेत्र हैं, तो आप बच्चे बहुत बार गलत करते हो, आप क्या मार देते हो, 4 मार देते हो, हमेशा 6। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं या पक्ष हैं, तो चलो ठीक है, सभी को पता हो जाता है, चलो 6 हैं, अब सर ने पढ़ाया तो पता हो गया। लेकिन अब यह क्वेश्चन आ जाता है कि संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, संकल्पना के कौन से पक्ष नहीं है, तो अब तो बड़ा दिक्कत हो गई। जब नहीं है पूछे तो है वाले याद होना चाहिए। अब बात आती है कि कौन से हैं कौन से नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि संज्ञानात्मक जो पक्ष है या फिर ज्ञानात्मक संकल्पना है, ये किससे जुड़ी है, ये मानसिक से जुड़ी है, ठीक है, चिंतन से जुड़ी है, ठीक है। भावनात्मक पक्ष नाम से ही पता चल रहा है, भाव से। अब संज्ञानात्मक यानी ज्ञान से, तो ज्ञान कहां पर होगा, मानसिक यानी मस्तिष्क में होगा। भावनात्मक तो भाव से जुड़ी होगी, और मनोगामक यानी क्रियात्मक, तो ये कहां से जुड़ी होती है, शारीरिक से, ठीक है, शारीरिक से। अब हम यहां पर एक बेस्ट एग्जांपल, एक कैलकुलेटर का एग्जांपल देंगे आपको और सारी चीजें समझा देंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लूम्स ने कितने उद्देश्य या कितनी संकल्पनाएं बताई, तो आपका राइट आंसर होगा 3। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्लूम्स ने निम्न में से कौन सी संकल्पना नहीं बताई है, तो आपको ये तो भैया याद होने चाहिए ना। तो जब ये याद होंगे तीनों, तो आप चौथा वाला आंसर कह दोगे ये सर नहीं दी है, और यही वाला आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक उद्देश्य में
कितने पक्ष बताए हैं? तो आप कहोगे संज्ञानात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक संकल्पना में, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, यहां पर कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, इन्हें जो है 6 क्षेत्रों में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और बार बार बच्चे गलत करते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या है कि 6 क्षेत्रों में, यानी इस सिद्धांत को अकेले कितने पार्ट में बांटा है? बीएस ब्लूम ने 6 पार्ट में बांटा है। अब वो कौन से हैं? अब जरा इसको ध्यान देने की जरूरत है। हमें कैलकुलेटर का यहां पर सिद्धांत लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्षेत्र है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सभी पार्ट लिख लेना। ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक संकल्पना का या कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट नहीं है बीएस ब्लूम का? तो भैया जब नहीं है बीएस ब्लूम का तो आप ये कहोगे, क्या कहोगे सर? आप ये कहोगे कहीं ना कहीं ये वाला याद अगर होगा तो हम बता पाएंगे कि कौन सा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर मतलब क्या है इसका, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो सुनिएगा मेरे भाई कि अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है, अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है तो आप क्या करते हो? आप एक कैलकुलेटर को आप देखते हो, सबसे पहले आपने कभी भी कैलकुलेटर इससे पहले नहीं देखा, इससे पहले आपने कैलकुलेटर नहीं देखा है। अब क्या बात है, अब जब कैलकुलेटर आपको बता दिया गया कि कहीं ना कहीं एक बार किसी ने बता दिया कि ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है, तो आपने क्या अपने दिमाग में रख लिया? आपको ज्ञान है, केवल आपको याद है, यानी ज्ञान है कि ये कैलकुलेटर है। ठीक है, मेरी बात सुनना, ये ज्ञान है कि आपको ये कैलकुलेटर है, केवल इतना ही ध्यान है। और आपको ये नहीं पता है कि ये क्या करता है, खाना खाता है या इसका काम क्या है, या ये कुछ कर सकता है या बम ब्लास्ट कर सकता है, ये आपको कुछ नहीं पता है। केवल आपको ये पता है कि इसका नाम कैलकुलेटर है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में बीएस ब्लूम का पहला जो पक्ष है, आपका क्षेत्र है, वो ज्ञान है। वो केवल ये बताता है कि केवल नाम का वर्गीकरण है, केवल नाम याद है आपको कि यह कैलकुलेटर है या ये मोबाइल है या कोई भी चीज है, उसका केवल आपको नाम है। जैसे मोबाइल हो सकता है, ठीक है ना, किताब हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये कैलकुलेटर तो है। अब बात ये आती है कि अब दूसरा आता है बोध। केवल अभी तक नाम याद था, दूसरा आती है बोध, जिसका मतलब है समझ। अब समझ का मतलब क्या है? अब ये आपको दूसरे स्टेज पर किसी ने ये आपको चला के दिखाया, किसी ने आपको ये चला के दिखाया, आपको बोध हो गया कि अरे ये तो भैया 4 और 4 मिलकर 8 कर सकता है, या 2 गुणे 2 करके ये 4 कर सकता है। यानी आपसे कह सकता, आप ये आप समझ गए हैं। पहले आपको केवल इतना ज्ञान था कि केवल कैलकुलेटर है और इसके बारे में नहीं पता था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अब इसको समझ में आ गया कि यह कैलकुलेटर के हिसाब से ये काम भी करता है। अब कौन सा काम करता है? ये जोड़ सकता है। आपको ये पता है कि जोड़ सकता है, घटा सकता है, भाग कर सकता है, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है, यानी ये इसका काम है। तो बोध में क्या हो गया सर? काम हो गया। तीसरा हमारा क्या है? प्रयोग। अब प्रयोग का मतलब है यूज करना। ठीक है, अब यूज करना, अभी तक केवल आपको पता था कि ये क्या है, जोड़ सकता है, लेकिन आपको यूज करना नहीं आया था कि आपने उसको चला के देखा। आपको केवल पता था कि ये कैलकुलेटर है और ये क्या कर सकता है, इसका काम क्या है। अब जैसे गाड़ी देखी आपने, हाँ कहीं ये बाइक है और ये क्या करती है, ये एकदम से हमको पहुंचा देगी कलकत्ता से बंबई तक, है ना। तो ये केवल आपको पता था कि हाँ इस पर बैठ के जाया जा सकता है, लेकिन आपने चलाई नहीं थी। तो अब तीसरा प्रयोग आता है कि हाँ अब जो है इस कैलकुलेटर को हमने खुद प्रयोग किया है। तो आप, जी हाँ बिल्कुल, अब वाकई में ये भाई तो बड़ा अच्छा है। 4 + 4 8 कर देता है, 4 - 2 कर देता है। आपको पता चल गया कहीं ना कहीं ये प्रयोग भी हम करने लगे। अब बात आती है चौथे स्टेज की, जिसमें इस कैलकुलेटर की बात करी थी दोस्तों, विश्लेषण। अब यहां पर ज्ञानात्मक पक्ष में बीएस ब्लूम ने चौथा पक्ष देखा कि विश्लेषण। अब विश्लेषण का क्या मतलब है? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि विश्लेषण के अंतर्गत कौन सा यहां पर चीज है, या प्रयोग के अंतर्गत कौन सी चीज है। तो क्वेश्चन को जो यहां पर मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलना, मैं क्या बोल रहा हूं। विश्लेषण में क्या करता है? विश्लेषण करता है। अब विश्लेषण का मतलब क्या होता है, सुनना। अभी तक उसको केवल ज्ञान था कि यह कैलकुलेटर था, उसको फिर ज्ञान हुआ कि यह जोड़ सकता था। तीसरे में उसने खुद प्रयोग करके देखा, चौथे में प्रयोग भी किया और प्रयोग करके ये देखा भी। पहले तीसरे में तो देख ही चुका था, चौथे में अब वो क्या देख रहा है? चौथे में ये देख रहा है कि ये सही है, इसका ये हैंग करता है, या मोबाइल की बात कर रहे हैं या कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, ये जल्दी नहीं जोड़ता है, देर लगाता है। कुछ अच्छे पार्ट भी है, कुछ खराब पार्ट भी है। जैसे एक मोबाइल, तो मोबाइल को ले लो, अच्छा चलाओगे इंटरनेट तो अच्छे के लिए है, बुरा चलाओगे बुरे के लिए है, ठीक है ना। मोबाइल एमआई का है, बोले कि ओप्पो से यहाँ पर ये वाला हैंग नहीं करता, एमआई वाला का ये बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसमें बोलते हैं कि इसकी बैटरी बैकअप अच्छी है, ठीक है ना, और इसका जो है बैटरी बैकअप तो अच्छी है लेकिन हैंग कर जाता है। तो कुछ गुण भी है, कुछ अवगुण भी है। जब आपने केवल नाम याद किया कैलकुलेटर का, दूसरा
उसको जो है पता चला कि हाँ केवल पता है, समझ है, ठीक है, कि ये क्या क्या करता है। तीसरा कि ये क्या है, ये प्रयोग करके हमने खुद देखा, खुद प्रयोग किया। चौथा कहा कि ये गुण भी है इसमें कुछ अच्छे और कुछ क्या है अवगुण भी हैं, तो कुछ गुण और कुछ अवगुण यानी कुछ डिफरेंस बताना, ठीक है, कुछ डिफरेंस अंतर करना। अगर वर्ड में ये आए कि ब्लूम्स के अंतर्गत, ज्ञानात्मक संकल्पना के अंतर्गत किसमें अंतर किया जा सकता है तो वो विश्लेषण है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, किस अंतर तो हमने अंतर कर लिया। अब बात आती संश्लेषण। अब ये संश्लेषण क्या है, संश्लेषण दोस्तों है कि अंतर तो आप कर लिया, अब हमने क्या कहा, गुण को और अवगुण को, गुण को और अवगुण को एक साथ में दोनों को रखा और सबको एक साथ में लाकर देखा कि क्या अच्छा है, ठीक है, क्या अच्छा है, पूरी तरीके से दोनों को ला के देखा कि हाँ अब ये ठीक है ना। और छठे में देखा कि रिजल्ट क्या है, छठे में देखा कि इसका रिजल्ट कि हाँ अब ऑल इज वेल, यानी ये भी अच्छा वो भी अच्छा, कुछ गुण कुछ अवगुण है, कुछ डिफरेंस इसमें हो सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छाई भी है, कुछ खराबी भी है, कुछ अच्छाई भी है। ऑल इज ओके कर दिया आपने, लास्ट में कह दिया कि ऑल इज ओके, यानी वाकई में यह सारी चीजें सही हैं, ठीक है ना, हाँ काम मेरा चल जाएगा। तो आप सभी ये पॉइंट, मैंने इतनी कहानी सुनाई है, ये कहानी वास्तविक में आपको अगर एक दिमाग में अगर सेट हो गई तो जिंदगी में कोई सिद्धांत आपसे भूलोगे नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि ज्ञानात्मक संकल्पना, सबसे पहले बीएस के सिद्धांत, यानी आप कहोगे कहीं ना कहीं पक्ष 3 दिए गए हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछे ज्ञानात्मक संकल्पना कितने भागों में, आप कहोगे सर 6 भागों में। कौन से भाग हैं, तो कौन से भाग अगर हैं, इसके लिए मैंने कहानी बताई कि ज्ञान है पहले, बोध होना चाहिए, उसका प्रयोग किया, गुण अवगुण बताए, संश्लेषण एक साथ में मिला के सबको यहां पर मिला के रखा कि देखा कि कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, और लास्ट में आपने कह दिया ऑल इज वेल ऑल इज ओके। क्लियर। तो यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमारा ये पार्ट छूटा था, मैंने कहा ज्ञान, फिर से बता रहा हूं, ज्ञान मतलब आंकड़े या जानकारी याद करना, जैसे हमने बताया था कैलकुलेटर का केवल आपको नाम याद है। समझबूझ, यानी समझबूझ का मतलब है कि केवल आप उसका अर्थ समझ रहे हो कि ये क्या कर सकता है, ये कैलकुलेटर काम क्या कर सकता है। अनुप्रयोग, किसी परिकल्पना या नई परिकल्पना को यहां पर उपयोग या अमूर्त, यहां पर स्वतः उपयोग करना, मतलब आपने यूज करा। प्रयोग मतलब आपने कोई चीज यूज करी, सिंपल सी बात ही से पता चल रहा है, ठीक है ना। अनुप्रयोग के क्या बात आता है, विश्लेषण, आपने प्रयोग करके उस चीज को देखा कि इसमें अंतर करना, यानी अंतर करना कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, उस कैलकुलेटर को प्रयोग किया था। संश्लेषण का मतलब क्या है, संश्लेषण का मतलब क्या है कि विविध तत्वों का एक ढांचा जो पैटर्न बनाता है, एक नए अर्थ यानी गुण और अवगुण को साथ में रख के और एक नया अर्थ बनाया कि हाँ सब कुछ ठीक है, जोड़कर एक हिस्सा बना दिया आपने। मूल्यांकन में क्या है कि सभी चीजों को लेकर और आपने कह दिया कि ऑल इज वेल इट्स ओके। क्लियर। तो ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई। तो आप क्या कहोगे सर, क्या कि टोटल नंबर ऑफ संज्ञानात्मक के कॉग्निटिव डोमेन के जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं सर, 6 चरण हैं, 6 क्षेत्र हैं। पक्ष कितने बताए, 3 बताए हैं, ज्ञानात्मक या भावनात्मक या फिर क्रियात्मक। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित रहा होगा। अगर आप 10-10 मिनट की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार आप नीचे प्लेलिस्ट दी गई है सारी देख लीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ 10-10 मिनट आपने सभी को दे दिए, यानी 10-10 मिनट 1 घंटे में आपके सारे सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। वादा करता हूं दोस्तों यहाँ पेडागोजी तो आपकी उड़ जाएगी और सिद्धांत तो अपने आप उड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो चीजें बिल्कुल आपके लिए एक्यूरेट है, फ्री है, कोई भी यहाँ पर पेड कोर्सेज की बात नहीं होती है, ना ही होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफल प्रयास, हर बच्चा, हर इंडिया का बच्चा यहाँ पर गुरुजी वर्ल्ड पर भरोसा करता है। आप हर परिवार को जय हिंद वंदे मातरम, आपके माता पिता को जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो, 1% अगर भी आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके यहाँ पर बेहतरीन सफलता के प्रयास के लिए हम रोजाना यहाँ पर नई नई चीजों के बारे में, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वीडियो के ऑप्शंस में जाएंगे, खुद ही पता चल जाएगा। दूसरी